जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वां वेतन आयोग, केंद्र पर बड़ा दबाव, पेंशनर ने दिखाई एकजुटता, कब मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप पता है, अभी तक भारत सरकार ने 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बनाए हैं और ना ही अभी तक चेयरपर्सन या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, जिससे कई पेंशनर्स और संगठन नाराज हैं, गुस्सा हैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से। तो दोस्तों, अब पेंशनर ने, संगठनों ने ठान ली है कि अब केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा और एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा आगे चलकर। इसी पर दोस्तों एक खबर आ रही है बड़ी जबरदस्त, जिसमें 8 CPC पर आंदोलन हो सकता है आगे, पेंशनर द्वारा या फिर संगठनों द्वारा। तो इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, एक अपडेट मैं आपको दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का फंड लेने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वाइफ को, स्पाउस को देने हैं AGI ऑफिस को। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें कुछ रूल्स चेंज करे हैं, कुछ चीजें अपडेट करी हैं डॉक्यूमेंट में, कि आपके मरने के बाद, पूर्व सैनिक के मरने के बाद, पेंशनर के मरने के बाद किस तरीके से वाइफ, स्पाउस AGIF का क्लेम ले सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वाइफ को, स्पाउस को, AGI ऑफिस को। सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, कल रात में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जवान को कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का 18 महीने का एरियर दिया गया है। साथ ही साथ उस जवान का मैंने आपको कमेंट भी पढ़वाया था। लेकिन वीडियो देखने के बाद कई पेंशनर्स कंफ्यूज हो गए। वो समझने लगे कि मैं बात कर रहा हूं 18 महीने के DA के एरियर की, बल्कि मैंने 18 महीने के DA एरियर की बात नहीं करी थी, मैंने बात करी थी 18 महीने के कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के एरियर की। इसी पर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, कुछ डाउट आपके क्लियर करूंगा और कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा इसी पर। तो यह जानकारी भी मैं आपको लास्ट में दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, 65% पेंशनर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, लेकिन 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है 8 CPC को लेकर। 8वें वेतन आयोग, केंद्र पर बड़ा दबाव, पेंशनर ने दिखाई एकजुटता, कब मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स संगठन नाराज हो गए हैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत ही धीरे काम कर रही है 8 CPC पर, बहुत ही धीरे काम कर रही है, क्योंकि अभी तक 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बने हैं और ना ही अभी तक चेयरपर्सन, अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अब दोस्तों पेंशनर ने, संगठनों ने ठान ली है कि अब केंद्र सरकार पे बनाया जाएगा दबाव। एक खबर आ रही है दोस्तों श्रीनगर से, जिसमें लिखा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने कहा है कि केंद्र सरकार करोड़ों पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के फायदे से वंचित करने की योजना बना रही है। इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों में नाराजगी है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कई पेंशनर संगठन अभी भी यही सोचे पड़े हैं कि शायद सरकार 8 CPC का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं देगी। हालांकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो उसने वित्तीय बिल पास किया है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि 8 CPC का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। साफ केंद्र सरकार ने कहा है कि फायदा मिलेगा 8 CPC का, लेकिन अभी भी कई पेंशनर्स, कर्मचारी सोच रहे हैं कि नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा है, संघ ने अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन के 23 जून को किए गए देशव्यापी विरोध के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन ने एक आंदोलन किया था, एक देशव्यापी विरोध किया था बहुत पहले। तो दोस्तों जो संघ है उन्होंने इस संगठन का सपोर्ट किया है, सपोर्ट दिया है। फिर क्या लिखा है, पेंशनर्स की मांग है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करे, ताकि उन्हें महंगाई के इस दौर में
थोड़ी राहत मिल सके। जितने भी संगठन है, जितने भी एसोसिएशन है, सबने डिमांड उठाई है कि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी की घोषणा करे, टर्म ऑफ रेफरेंस दे और अध्यक्षों की नियुक्ति करे, ताकि जब सही टाइम पर 8 सीपीसी लागू हो तो उसका फायदा पेंशनर्स को मिल सके आजकल की महंगाई को देखते हुए। फिर क्या लिखा है, पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आगे और बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और भी मांगे थी जो रखी थी भारत सरकार के समक्ष। अगर उन मांगों को नहीं माना जाता, या फिर 8 सीपीसी में लेट लतीफी होती है, या फिर 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बनाए जाते जल्द, या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होती, तो दोस्तों फिर आंदोलन होगा, तगड़ा आंदोलन होगा, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी की घोषणा करे। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो एग्री जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों अब टाइम आ गया है सरकार पर प्रेशर बनाने का, लगातार मीटिंग करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, ताकि सरकार पे प्रेशर बना के जल्द से जल्द 8 सीपीसी लिया जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में, सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वाइफ को स्पाउस को देने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट रिवाइज हुए हैं, जो पहले डॉक्यूमेंट आप लगा देते वो नहीं, अब जो इसमें लिखा है उसके बेस पर आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे एजीआई ऑफिस को। विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योर टू नेक्स्ट ऑफ किंग of our veteran soldiers, AGIF has simplified the process of extended insurance claim. The document required for the claimer. अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से देने हैं। अब दोस्तों पहले कौन से डॉक्यूमेंट देने होते थे, जैसे कि फैमिली डिटेल देनी होती थी, शीट रोल का डेटा देना होता था रिकॉर्ड के माध्यम से, कॉन्सेंट सर्टिफिकेट देना होता था, फिर एफिडेविट देना होता था, फिर डेथ सर्टिफिकेट देना होता था, बैंक डिटेल्स और कैंसल चेक की कॉपी देनी होती थी, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक की कॉपी देनी होती थी। पहले ये डॉक्यूमेंट दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों अब कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अब कौन से देने हैं, ये आप समझिए। डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय मिलिट्री हॉस्पिटल इज एक्सेप्टेड। जी हाँ दोस्तों, यानी पूर्व सैनिक का डेथ सर्टिफिकेट वाइफ को देना होगा, चाहे तो दोस्तों वो मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा एक्सेप्ट किया हो, वहां के द्वारा एक्सेप्ट किया हो, या फिर रजिस्ट्रार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो डेथ सर्टिफिकेट यहां पे देना होगा। फिर कैंसल चेक विद नेम ऑफ एनओके, फिर कैंसल चेक की कॉपी, पासबुक की कॉपी, मेन कैंसल चेक चल जाएगा, एनओके का, वाइफ का, स्पाउस का। ऑल्टरनेटली कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक विद नेम ऑफ एनओके इफ चेक does not have name imprinted। यदि चेक बुक में वाइफ का एनओके का नेम नहीं है तो फिर बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें नाम आपका लिखा हो, वाइफ का या फिर स्पाउस का। फिर आधार कार्ड ऑफ एनओके, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए वाइफ की, स्पाउस की। तो दोस्तों बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके बेस पर क्लेम लिया जा सकता है एजीआईएफ ऑफिस से। और दोस्तों एजीआईएफ का जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। फिर क्या लिखा है, इन केस द बेनिफिशियरी इज अदर देन नॉमिनी, यानी बेनिफिशियरी के अलावा अगर कोई दूसरा नॉमिनी है जिसका नाम मेंशन है तो फिर वो भी क्लेम ले सकता है। अब उसके लिए क्या लिखा है, इन केस द बेनिफिशियरी इज अदर देन नॉमिनी कंटिजेंट नॉमिनी द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। अगर कोई दूसरा नॉमिनी है, कंटिजेंट नॉमिनी है, तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। क्लेम एफिडेविट एज गिवन ऑन द वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, एक क्लेम का एफिडेविट है, वो वेबसाइट से डाउनलोड करें, वो देना है। फिर इंडेमनिटी बॉन्ड विथ श्योरिटी एज गिवन ऑन द वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट पे एक फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड, वो भरकर देना होगा। तो दोस्तों ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि अगर कोई दूसरा नॉमिनी है वाइफ के अलावा तो फिर उनको ये कार्रवाई करनी होगी, ये डॉक्यूमेंट देना। और दोस्तों नीचे एड्रेस दे रखा है, जो एजीआईएफ ऑफिस है दिल्ली का, उसका नीचे यहां पे एड्रेस दिया है, उन्हीं के थ्रू ये सारी कार्रवाई होगी। फिर दोस्तों चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा आपके कंफ्यूजन की। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं फोबिया हो गया है, आप हमेशा ये सोचते रहते हैं
कि कहां पर बात हो रही है 18 महीने के डीए के एरियर की। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आप उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था रात में, जिससे मैंने आपको बताया था कि एक जवान को कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का एरियर मिला है 18 महीने का। साथ ही साथ उस जवान का मैंने आपको कमेंट भी दिखाया था, पढ़कर सुनाया था। अब कई पेंशनर्स वीडियो देखने के बाद समझने लगे कि मैं बात कर रहा हूं 18 महीने के डीए के एरियर की, कि शायद 18 महीने का डीए का एरियर मिल रहा है। बल्कि मैंने 18 महीने के डीए के एरियर की बिल्कुल भी बात नहीं करी भैया। मैं तो बात कर रहा था 18 महीने का कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के एरियर की, जो 1/1/2024 से बड़ा हुआ लागू है। साथ ही साथ मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर भी दिखाया था, DESW डिपार्टमेंट का। मैंने आपको बताया था कि 1/1/2024 से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस को बढ़ा दिया गया है। जो पहले 6,750 रुपए मिलता था, वो अब मिलेगा 1/1/2024 से 8,438। तो इसी का एरियर दिया गया है 18 महीने का एक जवान को। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, 18 महीने का कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 18 महीने का डीए का एरियर हो। 18 महीने का कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि 18 महीने का कोई और मैटर हो, जैसे कि 18 मंथ का बेबी वेट हो, या फिर 18 महीने की वैक्सीनेशन हो, या फिर 18 महीने का बेबी का कोई डाइट चार्ट हो, या फिर 18 महीने का बेबी बॉय का कोई वेट हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको सभी चीजें 18 महीने का डीए का एरियर लगे। तो अपने माइंड से, जहन से 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसे थोड़ा अलग कर लीजिए, उसे थोड़ा हटा दीजिए। हर एक वीडियो में आपको 18 महीने का डीए का एरियर ही नहीं बताया जाएगा, उससे कुछ हटके भी चीजें हैं, कुछ हटके भी चीजें हैं, जैसे कि कल रात वाले वीडियो में आपको बताई थी। और दोस्तों जो मैंने थंबनेल बनाया था उसमें भी मैंने यही चीज आपको समझाई थी, बल्कि एक एक चीज मैंने थंबनेल की भी आपको समझाई थी। मैंने बताया था 18 महीने के एरियर का भुगतान शुरू, एरियर मिलना शुरू। अब आप बताइए, मैंने इसमें कहीं डीए के एरियर की बात लिखी है? डीए का एरियर लिखा है? नहीं लिखा। साथ ही साथ मैंने लास्ट में भी लिखा हुआ है अब CAA का एरियर, यानी कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का एरियर। मैंने इसमें कहीं डीए के एरियर नहीं लिखा, डीए का नाम भी यूज नहीं करा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 18 महीने के डीए के एरियर की बात कर रहा हूं? तो दोस्तों जैसे पेंशनर ने वीडियो देखा, उसके बाद तमाम मेरे पास कमेंट आए। कुछ पेंशनर्स कहने लगे, कहां 18 महीने के डीए का एरियर कहां मिल रहा है, कृपया गलत मत डालो थंबनेल पे। मैंने थंबनेल पे कोई चीज गलत नहीं डाली। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं थंबनेल में एक एक चीज लिखी हुई डिस्क्राइब करता हूं कि मैंने क्या चीज लिखी है। अब आप गलत समझ रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? फिर एक और पेंशनर्स कहते हैं 18 मंथ्स एरियर विल नॉट बी पेड, इट इज क्लियर बाय द गवर्नमेंट अर्लियर। ये तो मैं बहुत बार कह चुका हूं अपने वीडियो में कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो सरकार ने मना कर दिया है। सरकार ने कह दिया कि वो नहीं मिलेगा। आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बात कर रहा था 18 महीने के कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के एरियर की, और आप समझ रहे हैं कि मैं 18 महीने के डीए के एरियर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अपने माइंड से, अपने जहन से 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो कुछ टाइम के लिए निकाल दीजिए। जब भारत सरकार को देना होगा तो वो दे देगी, नहीं देना होगा तो फिर वो कभी नहीं देगी। लेकिन जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उस पर गौर कीजिए कि मैं बता क्या रहा हूं, किस चीज के बारे में बता रहा हूं। आप वीडियो पूरा देखते नहीं है, समझते नहीं है, फिर इस तरीके के आप कमेंट करते हैं। तो सही से समझिए कि मैं क्या बता रहा हूं। जो मैं चीजें बताता हूं वो आधे पेंशनर्स के माइंड से ऊपर चली जाती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं बता क्या रहा हूं। सब पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पेंशनर की बात कर रहा हूं। तो कृपया करके जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, वो जरा ध्यान से समझिए, फिर कमेंट करिए। तो दोस्तों 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसे आप 18 महीने के दूसरे एरियर से मत जोड़िए। दोस्तों सारी चीजें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। इस चैनल के माध्यम से साफ, स्पष्ट, सही जानकारी दी जाती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर लीजिए और फिर हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।